Hello, good morning students. My name is Rajesh Joshia. So today we are going to start our new topic. Our topic is on which factor the resistance is depend. तो किन फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है. So we already discuss about the Ohm's law and resistance. Ohm's law क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है. In previous video we already discuss about it. तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा प्लीज़ फर्स्टली वो वीडियो देखें, देन आफ्टर ये लेक्चर देखें, क्योंकि दोनों जो लेक्चर है वे एक दूसरे से रिकनेक्टेड है. ठीक है, क्योंकि हम वही चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो टर्म्स या उस टर्म्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं. दैट मीन्स रेसिस्टेंस. ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होता है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट या विच ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट. ये एक कंडक्टर वायर या एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी कंडक्टर वायर में जो करंट का जो फ्लो होता है उसको क्या करता है, अपोज करता है. मतलब उस करंट के फ्लो को अपोज करता है. उसी को हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस. ठीक है, तो हमने ये किस में डिस्कस किया था? ओम्स लॉ में. ठीक है, तो रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस मींस ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर वायर. तो दैट मींस बेसिक मींस क्या होता है करंट का, सॉरी रेसिस्टेंस का, ये दैट मींस इट ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर वायर. ये अपोज करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है. ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. ठीक है, और रेसिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं R से. तो देखो हमने वहां एक चीज डिस्कस करना भूल गए थे, जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था. ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ. ठीक है, ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था हमने कि जो करंट होता है किसी भी जो कंडक्टर वायर में जो करंट का फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अप्लाइड द पोटेंशियल डिफरेंस. तो हमने वहां पे सारी चीजें डिस्कस कर ली थी, बट वहां पे एक चीज डिस्कस नहीं की थी, होता है इसका ग्राफ. तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई? इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से. इस तरीके से वर्टिकल एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस को हम इसमें मेजर करते हैं वोल्ट. जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करो तो हमेशा जो फिजिकल क्वांटिटी रखते हो जिस भी एक्सिस पे, उस एक्सिस पे हमेशा क्या रखना है? उसकी यूनिट उसके साथ. ठीक है, और हमेशा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा उस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आएगी और जो वर्टिकल एक्सिस होगी उस पर हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी आएगी. तो करंट क्या होगा? करंट की एक यूनिट एम्पीयर. तो देखो जब भी जो प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? एक क्वांटिटी जिस रेशो में बढ़ेगी दैट मींस उसी रेशो में दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी, दूसरी क्वांटिटी जिस रेशो में बढ़ेगी इंक्रीज होगी, उसी रेशो में फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज होगी. तो दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यदि इंक्रीज होगा तो करंट भी सर्किट में इंक्रीज होगा. या पोटेंशियल डिफरेंस यदि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यदि डिक्रीज हो रहा है सर्किट में तो वहां पर करंट भी डिक्रीज होगा. ठीक है, या करंट डिक्रीज है दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है. तो इन दोनों के बीच में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. तो मतलब इस पॉइंट इसका मीन्स ये है कि कहीं पे भी यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस और जो करंट की जो वैल्यू आएगी सेम आएगी. जैसे इस पॉइंट 0 और 1. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 1. जैसे कि ये यहाँ 2 तो यहाँ भी 2. दैट मीन्स जो वैल्यू आएगी सेम 3 तो यहाँ पे भी 3. इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है तो ये एरर हो गया. ठीक है, इस वजह से मेरे ठीक है. तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन जो आएगी तो दैट मींस ये जो इसका जो ग्राफ बनेगा ओम्स लॉ वो कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन. बस ये चीज हमने डिस्कस नहीं की तो मैंने यहाँ पे ये डिस्कस कर ली. तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगा. ठीक है, थोड़ा एक मिड में कर लेना, थोड़ा किसकी तरफ आएगा? ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ. ठीक है,
एक बिल्कुल मिड में से जाएगी, जैसे 45 एंगल, तब ये जो एंगल होगा ये 45 में बिल्कुल मिड, ये थोड़ा अपना इधर की तरफ किया तो नो प्रॉब्लम, बट मैंने समझा दिया। चलो अब ये चीज डिस्कस करेंगे। ये ग्राफ आपने क्लास में बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया है। तो अब जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, ऑन विच फैक्टर द रेसिस्टेंस इज डिपेंड, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ऑन विच फैक्टर द रेसिस्टेंस इज डिपेंड, तो जो रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वो करता है जो आपका कंडक्टर वायर होता है उसकी लेंथ पर, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर, टेम्परेचर पर, और किस मटेरियल से वो मिलकर बना है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो देखो हमने ओम्स लॉ में एक लास्ट में एक चीज लिखी थी, क्या मतलब हमने वहां पे बात की थी फिजिकल जो चीजें होंगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जैसे कि टेम्परेचर, एरिया, ठीक है, ये सारी चीजें। तो वो यही चीजें वो यहाँ पे आपको समझ में आएगी। फिजिकली कांस्टेंट मतलब जो लेटेस्ट सिंपल हमने एक कंडक्टर वायर, एक कंडक्टर वायर, ये एक कंडक्टर वायर है। तो हमने वहां पे जो ओम्स लॉ पढ़ा था ना, वहां पे एक चीज डिस्कस की थी, फिजिकली कांस्टेंट होनी चाहिए सारी चीजें। ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, दिस इज आवर, ये कंडक्टर वायर है, दिस इज द कंडक्टर वायर। तो जो रेजिस्टेंस होता है किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो क्रॉस सेक्शन एरिया पे, ए बराबर क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और एक किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, इसकी लेंथ, ठीक है, इस कंडक्टर वायर की ये लेंथ है, ये हमारा क्या है, कंडक्टर वायर। तो जो जिन फैक्टर्स पे, ऑन विच फैक्टर द रेजिस्टेंस इज डिपेंड, तो वो होता है एक तो क्रॉस सेक्शन एरिया, एक जो कंडक्टर वायर की लेंथ होती है, और टेम्परेचर और मटेरियल, इन सब चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चलो तो इसको स्टेटमेंट है, इसको कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है। और जब भी अब इसको कंबाइन करेंगे, कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है, ये मिल जाएगा। और जब भी हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है, तो कांस्टेंट हमने क्या दिया, रो, एल अपॉन ए। तो एक हमें लेंथ और एरिया की टर्म्स में रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला मिला। अब बात आती है, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम ही होगी। अब देखो ये आर बराबर क्या है, आर बराबर रेजिस्टेंस है। मैं कंफ्यूज मत होना, अभी एक एक चीज क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। एल बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर, है ना, शॉर्ट, और ए बराबर क्रॉस सेक्शन एरिया, ए बराबर है क्रॉस सेक्शन एरिया किसका, कंडक्टर वायर। तो अब आती की बात, रो क्या है, इसको तो आपने क्लास 9 में डेंसिटी पढ़ी होगी, तो वो रो वही चीज है, बट यहाँ पे किस टर्म्स में आया है, रेसिस्टिविटी। वहां पे हम डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, बट यहाँ रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। तो रो बराबर है, यहाँ पे रो बराबर है, लिख रहा हूँ रेसिस्टिविटी, चलो अब बात करते हैं कि देखो रेसिस्टिविटी क्या होती है। देखो अब यहां से इस फॉर्मूले से क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। अब तुम्हारे लेंथ समझ में आएगी, एरिया समझ में आ गया, बट यार ये रो क्या है, तो ये रेजिस्टिविटी, बट इसकी ये टर्म्स क्या है, ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, बट ये डिपेंड करता है मटेरियल पे।
मतलब कोई भी जो मटेरियल है वो कितना स्ट्रांगली करंट को अपोज कर रहा है, वो उसकी क्या होती है, वो वही प्रॉपर्टी क्या होती है उस मटेरियल की, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी इज डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ मटेरियल। मटेरियल पे अलग अलग मटेरियल के अलग अलग रेसिस्टिविटी होती है। अब यदि मैं बात करूँ तो यदि मैं बात करूँ नाइक्रोम की, तो नाइक्रोम की जो रेसिस्टिविटी होती है ना वो कंपेयर टू द कंडक्टर 60 टाइम मोर देन होती है, 60 टाइम ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखो यदि हम अब ये सारी चीज़ें, अब इसको थोड़ा होल्ड करो और वापस हम फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो देखो अब लेंथ पे कैसे डिपेंड किया कंडक्टर रेसिस्टेंस, और एरिया पे कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, उन सब बातों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अभी वापस यहीं पे आएंगे बस, ठीक है, टेंशन मत लेना। चलो, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर, तो कोई भी कंडक्टर वायर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी ना उतना ही क्या होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना ही रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा। अब कैसे समझना, बिकॉज जितना ज्यादा जैसे आपका कंडक्टर वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, कंडक्टर वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा उनके बीच में कोलिजन की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, तो रेसिस्टेंस तो बढ़ेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं तो क्या होगा भाई, तो एनर्जी तो वेस्ट होगी ना, तो मतलब वो करंट का अपोजिट हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जितना ज़्यादा लेंथ इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा कोलिजन बढ़ेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में लेंथ बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा क्योंकि कोलिजन बढ़ेगी। और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि लेट अस कंसीडर, आप देखो लेट अस कंसीडर, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक तो हम देखो, एक तो हम कोटा टू जयपुर जा रहे हैं और एक हम जा रहे हैं कोटा टू अहमदाबाद। ठीक है, चलो अब देखो ये जो कोटा से जो जयपुर की डिस्टेंस है वो 250 है। ठीक है, और ये है अप्रोक्सीमेट 500 या 600। ठीक है, 500 की डिस्टेंस किलोमीटर। ठीक है, ये 500 किलोमीटर। तो अब देखो जो अब कहां पर ज्यादा रिस्क होगी, मतलब जैसे कि मान लो मैं कोटा से जयपुर गया तो मैंने कितनी डिस्टेंस कवर की 250, और मैं कोटा से अहमदाबाद गया तो मुझे कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 500। तो रिस्क कहाँ पे ज्यादा होगी, कहाँ पर मेरे एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को कम डिस्टेंस करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कोलिजन के चांस कम रहेंगे ना, मतलब एक्सीडेंट वगैरह के चांस। क्योंकि जब रोड पे कोई भी पर्सन निकलता है तो प्रोबेबिलिटी तो होती है ना, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और 500 मतलब उसका तो डबल हो गया ना, तो यहाँ पे और ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। तो उसी तरीके से जब कंडक्टर वायर की लेंथ बढ़ेगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो उनके कोलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दैट मींस उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ता है। जितना ज्यादा लेंथ बढ़ेगी तो उतना ज्यादा कोलिजन होगा किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो वो अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, और एनर्जी वेस्ट करें तो मतलब करंट का तो अपोज हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो किसी भी कंडक्टर वायर की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, करंट रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, बिकॉज जब कोलाइड करेंगे तो एनर्जी वेस्ट करेंगे, और एनर्जी वेस्ट हो रही है मतलब फ्लो करंट का अपोज हो रहा है, तो दैट मींस रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये चीज क्लियर। चलो अब ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब बात आती है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर वायर। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, जब भी आप किसी मान लो वायर है उसको इस तरीके से कट करते हैं, तो अब जो इस क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलरली जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो ये क्रॉस सेक्शन होता है जो हम काटते हैं। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट्स को हम कट करते हैं, तो जैसे कि मैंने कट किया। ठीक है, तो अब देखो जितने ज्यादा एरिया होगा उतने ज्यादा कोलिजन कम होगा। जैसे कि मान लो अभी ये इतना एरिया है और मैंने इतना एरिया कर दूंगा, एरिया बढ़ा दूंगा इसका, लेंथ वही, एरिया वही, लेंथ वही, बस एरिया इंक्रीज कर दिया, लेंथ इतनी है और एरिया इंक्रीज कर दिया, तो कोलिजन के चांस क्या होंगे, कम हो जाएंगे ना।
अरे होंगे नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजी वे में फ्लो हो जाएंगे, जितना ज्यादा एरिया कम होगा उतनी ज्यादा कोलिजन होगी। अरे समझना, जैसे कि एक तो 4 लाइन रोड है या एक तो 6 लाइन रोड है और एक 2 लाइन रोड है, तो कहाँ पे एक्सीडेंट के चांस मैक्सिमम होते हैं? 2 लाइन पे, बिकॉज वहां पे जो गाड़ियां होती है वो बहुत पास पास चलती है, तो एक्सीडेंट के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। जो 6 लाइन रोड होते हैं तो वहां पे कितना खाली रहता है, तो इजी वे में जो आपकी व्हीकल्स होती है वो इजी वे में निकल जाती है, तो एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं ना। तो उसी तरीके से जब एरिया ज़्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो इजी वे में फ्लो होंगे, वहाँ पे कोई कोलिजन नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स के भी आपस में। बट यदि एरिया कम होगा तो कोलिजन ज़्यादा होगी और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बट जब एरिया ज़्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजी वे में फ्लो होंगे, कोई कोलिजन नहीं होगी और कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, दैट मीन्स रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। तो एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस, अभी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के एरिया, तो इफ एरिया इज इंक्रीज देन द रेजिस्टेंस इज डिक्रीज। ठीक है, अब इन दोनों को हमने कंबाइन किया और ये इस तरीके से हमने कांस्टेंट दिया और वो आया हमारे पास रो, और रो यहाँ पे क्या है? रेसिस्टिविटी। रेजिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ओम, ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस ओम का। ठीक है, तो अब रेजिस्टिविटी होती है ना, वो क्या होती है? मतलब ये डिपेंड करती है मटेरियल पे। तो रेजिस्टेंस किस किस पे भी डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है जो कंडक्टर वायर होता है, जो भी मटेरियल है, जो भी वायर है, उसके मटेरियल पे, वो किस मटेरियल से मिलकर बना होता है, उसकी लेंथ कितनी है और उसका एरिया कितना है। तो वहां में हमने जो फिजिकल कंडीशन यदि कांस्टेंट रखी जाए, तब ऐसा बोला था, इफ द फिजिकल कंडीशन इज कांस्टेंट देन द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। किसने पढ़ा था ये? ओम्स लॉ में। तो वो यही चीज है, इस वजह से हमने, तो आपने देखा होगा कि देखो एक क्रॉस सेक्शन वायर है, उसका लेंथ सेम है, एरिया भी सेम है, बट उसका रेजिस्टेंस फिर भी डिफरेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि मटेरियल अलग। जैसे कि मैंने बोला ना, जैसे कि एक तो मैंने नाइक्रोम का वायर लिया, नाइक्रोम मटेरियल वायर लिया और एक कॉपर मटेरियल वायर लिया, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा भाई? नाइक्रोम का, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी, क्योंकि नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी होती है नाइक्रोम वायर की, वो क्योंकि मटेरियल अलग अलग होगे ना, तो नाइक्रोम जो वायर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कंपेयर टू द 60 टाइम मोर देन होती है किससे? कॉपर वायर से। रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम, ठीक है, वो ज्यादा होती है 60 टाइम। कितनी रेजिस्टिविटी? तो किससे? कॉपर से, ठीक है, कॉपर से, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना, वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। डिफरेंट मटेरियल, यदि क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेंथ सेम है, बट फिर भी उनका रेजिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है यदि मटेरियल अलग अलग है, डिफरेंट मटेरियल है। तो ठीक है, तो किस पे भी डिपेंड करता है? मटेरियल पे। रेजिस्टेंस किस पे भी डिपेंड करता है? मटेरियल पे। अब ठीक है, अब देखो रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये मतलब कोई रेजिस्टिविटी क्या होती है? कोई भी मटेरियल कितना स्ट्रांगली करंट को अपोज कर सकता है। तो ये भी एक तरह से टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है, बट ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो देखो ये देखना, रेजिस्टिविटी, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज द मेजर ऑफ हाउ स्ट्रांगली मटेरियल अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। मतलब कोई भी मटेरियल कितना स्ट्रांगली करंट को अपोज कर सकता है, वही उसकी क्या होती है? रेजिस्टिविटी। चलो अब ये सारी चीजें होगी। अब हम देखो फाइंड करते हैं यहाँ पे। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो कि आर यहाँ का एरिया, तो आर इंटू ए ऊपर आ जाएगा और एल कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। तो ये फॉर्मूला मिल गया किसका? रेजिस्टिविटी। ये किसका फॉर्मूला है? रेजिस्टिविटी। अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम, और एरिया की मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कॉम्पिटिशंस में आपके सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है एग्जाम में। और
और ये लेंथ, लेंथ की क्या होती है मीटर, मीटर से मीटर कट गया, बचा क्या ओम इनटू मीटर। तो व्हाट इज द तो एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, इज क्या हो जाएगी ओम इनटू मीटर। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होगा इसका, रो, इसको डिनोट किया जाता है रो से, रेसिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं रो। ठीक है, रो इक्वल टू क्या हो गया R इनटू A बाय N, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेसिस्टिविटी। अब देखो यदि मेरे को यूनिट ओम इनटू मीटर को डिफाइन किया, यूनिट रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना है तो कैसे करूंगा मैं, ये रफ कर देता हूं। तो कैसे करूंगा देखो, आप कर सकते हो इसको। देखो यदि मैं रो बराबर 1 यूनिट ओम इनटू मीटर को यदि मेरे, तो मैं रेजिस्टेंस यदि 1 ओम रखूं और यदि एरिया क्या लिखूं 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ वायर की कितनी रखूं, लेंथ ऑफ वायर कितनी रखूं 1 मीटर। तो जो मिलेगा मेरे को 1 ओम इनटू मीटर मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर इज 1 ओम, ठीक है, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर वायर इज 1 ओम एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर इज क्या हो जाएगी 1 मीटर। तो जो रेसिस्टिविटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, देन द रेसिस्टिविटी ऑफ द the resistivity of the conductor wire is 1 ohm into meter। तो फ्लो ऑफ करंट कितना अपोज होगा 1 ohm into meter। तो इसको अपने वर्ड में लिख लेना तुम, ठीक है, ये नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो ये टॉपिक था, आई थिंक आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये ज्यादा इतना टफ तो टॉपिक नहीं, बट ये आपके सीबीएसई एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट, ये मेजर क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लेना। ओके, थैंक यू। तो देखो अब फोर्थ पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर। तो देखो एक और क्वांटिटी होती है जिसपे कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो होता है टेम्परेचर। तो देखो यदि किसी भी कंडक्टर वायर का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, कोई भी कंडक्टर वायर का यदि हम क्या करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर यदि डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो उनका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। अब देखो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ऐसा क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, तो होता क्या है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब यदि हम इसको हीट देंगे, यदि हम इसको हीट देंगे तो क्या होता है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो जो पार्टिकल्स होंगे वो रेंडमली मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे रेंडमली मूव करेंगे, तो क्या करेंगे एक दूसरे से कोलाइड करेंगे इस तरीके से। तो जब कोलाइड करेंगे तो अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, तो क्या होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसी वजह से अभी जैसे सेमीकंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, उनका कंडक्टिविटी बढ़ती है यदि रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो यदि मैं कंडक्टर की बात करूँ, कंडक्टर मटेरियल, तो उनका यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बट कुछ जो अलॉयज होते हैं जैसे कि नाइक्रोम, मैग्नीशियम, तो इनका क्या होता है रेजिस्टेंस मतलब नेग्लिजिबली इंक्रीज होता है, इनका ज़्यादा नहीं होता था। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर वायर। ओके।